हे एवरीवन यू वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब तक हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके थे, जो मैंने आपको यहाँ पर टेबल बताई थी। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एज वेल, राइट। तो आइए अब अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यही सेम मैंने यहाँ पर भी आपको लिख करके दी है इक्वेशन, कि जब ऑफर में एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो प्रॉमिस हो जाता है। जैसे टॉम एंड जेरी वाला हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था, कि जो टॉम है उसने जेरी को ऑफर किया कि क्या तुम मुझे 100 टॉयज बेचोगे। वो ऑफर था, जेरी ने कहा ऑफ कोर्स यस, वो एक्सेप्टेंस था, राइट। दोनों के बीच में हो गया एक प्रॉमिस। क्या उसमें एक कंसिडरेशन था? कंसिडरेशन मतलब दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस क्यों कर रही है, बिकॉज समथिंग इन एक्सचेंज मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टॉम को यहाँ पर क्या मिला? 100 टॉयज, और जेरी को यहाँ पर क्या मिला? 1 लाख रुपए। तो दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिल रहा था, बेनिफिट था। यस, दैट वाज द कंसिडरेशन। तो हमारे पास आ जाता है एक एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने का केवल एकमात्र रास्ता है, दैट इज एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। इसमें दो एस्पेक्ट्स आते हैं। नंबर वन, वो वैलिड एंड लीगल होना चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, दैट मस्ट बी वैलिड एंड लीगल, राइट। और दूसरी चीज, अगर दोनों में से एक भी पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट मतलब उसने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, या उसने जो काम कहा था उसने पूरा नहीं किया, तो आपकी इंटेंशन है, आपका मन रहेगा कि आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर दें। इसका मतलब होता है एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। नंबर वन, वैलिड एंड लीगल। नंबर टू, क्या आपकी इंटेंशन है, क्या आपका मन है, क्या आपके मन में ये बात पहले से थी कि भाई अगर इसने डिफॉल्ट किया तो इसके अगेंस्ट तो मैं कोर्ट में केस फाइल करूंगा या करूंगी। तो इट मीन्स एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ है, तभी वो जाकर के कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। या मैंने स्पेशली मेंशन भी किया है कि अगर आपको ये इक्वेशन अभी नहीं समझ आई है, देन डू रेफर टू चैप्टर नंबर 2 वीडियो। सिर्फ 10 या 11 मिनट की वीडियो है। इनफैक्ट उसका आखिरी वाला पोर्शन जो कि 7 से 8 मिनट का है, वही आपको वॉच करना है, और उसके बेसिस पर ये पूरा चैप्टर आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन दिख रही है, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। उससे पहले हम समझते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, मैं फिर से बता रही हूँ। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखना। यहाँ पर आई थिंक ये इक्वेशन ज्यादा विजिबल है। ये एग्रीमेंट बना कैसे, इस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करना। एग्रीमेंट कैसे बना? प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन जुड़ गया तो वो एग्रीमेंट बन गया। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन जुड़ गया तो वो एग्रीमेंट बन गया। वही इसकी डेफिनेशन बनाता है। एवरी प्रॉमिस, जरूरी थोड़ी ना यार एक प्रॉमिस हो, दैट इज वाई, और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। तो एग्रीमेंट की क्या डेफिनेशन है? एवरी प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उसे हम एग्रीमेंट कहेंगे। क्या ये आपको एग्जैक्टली लर्न करनी है? मेरा सजेशन है यस, बिकॉज आपको हो सकता है आपके एग्जाम में एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए, तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको ये याद होनी चाहिए। क्लियर? और एग्रीमेंट की डेफिनेशन, अब इसमें कीवर्ड्स क्या है? नंबर वन, प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन, क्योंकि इन्हीं दोनों से ये एग्रीमेंट बनता है। क्लियर? अब एग्रीमेंट से एक स्टेप आगे क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। फिर से उस टेबल पर देखो अच्छे तरीके से। एग्रीमेंट से एक स्टेप आगे क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट में ऐसा क्या जुड़ा कि बन गया कॉन्ट्रैक्ट? दैट इज एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, दैट इज एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। अब आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी। सेक्शन 2 एच, ये सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन 2 में ही एच क्लॉज है, राइट। ये जो जितनी भी आपको डेफिनेशन ऊपर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, वो सेक्शन नंबर 2 में लिखी गई है। उसमें से ये डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की भी है। सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर आपको कोई डेफिनेशन लिखनी है और आपको याद नहीं है कि उसका सेक्शन कौन सा है, तो आप लिख सकते हैं एक लाइन, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन मतलब ये सेक्शंस जो बनाए जाते हैं, दे आर नोन एज प्रोविजन। उसमें लिखा हुआ कंटेंट, उसको प्रोविजन कहते हैं, राइट। So section 2H of the Indian Contract Act 1872 defines a contract। क्या है देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन थी, इट इंक्लूड्स टू एलिमेंट्स, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। सिमिलरली इसकी जो डेफिनेशन है उसमें लिखा गया है एज एन एग्रीमेंट, जो हमने एग्रीमेंट देखा, प्लस क्या था? एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, वही लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा है। तभी मैंने बोला ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत कम, या मैं कहूँगी नेग्लिजिबल मिलेगा, कोई पढ़ाएगा भी नहीं हो सकता है शायद, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे, क्लियरली समझेंगे, बिलीव मी, ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। उसके बाद आपके पास टॉपिक दिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट, राइट।
इसमें आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगी या कहूँ स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट वुड बी रेलेवेंट वर्ड। स्टेटमेंट मिलेंगी। नंबर 1 स्टेटमेंट जिसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो मैंने एक्सप्लेन किया है, राइट? नंबर 2 स्टेटमेंट, राइट? एंड नंबर 3 स्टेटमेंट। और इसके रिगार्डिंग जो भी केस लो था वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, राइट? आइए स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस भी रहते हैं। ये स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, अब खुद पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, मीन्स जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। अब फिर से इस इक्वेशन में आ जाओ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है क्या वो एग्रीमेंट था? यस और नो, इस इक्वेशन को देख के बताओ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या वो एग्रीमेंट था पहले? ऑफ कोर्स यार, जब तक वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा और उसमें एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? इसका मतलब अगर अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए। बिना एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता। तो ये जो पहली आपने लाइन पढ़ी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, ये बिल्कुल सही है। यस। अब दूसरी लाइन देखिए, लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा जरूरी नहीं कि जितने भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे। ध्यान से समझना, ये एग्रीमेंट था, क्या जरूरी है ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? ऑफ कोर्स नॉट। वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब उसमें एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ होगी। जो हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा था, अगर उसमें ड्रग्स का केस होता तो क्या उसमें एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ थी? बिल्कुल, वैलिड ही नहीं है, लीगल ही नहीं है। तो वो एग्रीमेंट तो था, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट तो है ही हैं, बिकॉज एग्रीमेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर एक एग्रीमेंट बन चुका है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी बनेगा। तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आप एग्रीमेंट का मीनिंग, जो अभी हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, वो लिखेंगे। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, राइट? उसके बाद ये लाइन ज़रूर लिखेंगे क्योंकि ये इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एन एग्रीमेंट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक एग्रीमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट बनना है, इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है कि एग्रीमेंट इज एनफोर्सिबल लॉ, एग्रीमेंट इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, कि उस एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ होनी चाहिए। फिर आप यहाँ पर टॉम एंड जेरी वाला एग्जाम्पल दे दोगे कि अगर टॉम एंड जेरी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था, वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे और आप कंपेयर करके दिखाओगे कि टॉम एंड जेरी अगर टॉयज में डील कर रहे हैं, राइट, तो वो वैलिड और लीगल है, एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर टॉम एंड जेरी ड्रग्स में डील कर रहे हैं तो ये ना ही वैलिड है ना ही लीगल है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, राइट? प्लस एग्रीमेंट जो है वो सोशल भी बन सकते हैं, रिलीजियस भी हो सकता है, मॉरल भी। एग्जाम्पल वरुण एंड टी लिखा है, जो आपके बुक में भी एग्जाम्पल दिया गया है कि आपने, लेट्स सपोज वरुण को आपने टी पे बुलाया, चाय पे बुलाया, वरुण ने कहा हाँ हाँ मैं आऊंगा, अब दोनों के बीच में प्रॉमिस हो गया, राइट? वरुण नहीं आ पाया, तो क्या आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दोगे? द आंसर इज अ बिग नो यार, केस फाइल करने वाली थोड़ी ना हमारी इंटेंशन थी। तो ये एग्रीमेंट कौन सा है? सोशियल एग्रीमेंट। कौन से एग्रीमेंट है ये? सोशियल एग्रीमेंट, राइट? और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो फाइनली इतना सब कुछ एक्सप्लेन कर देने के बाद इट इज मोर देन एनफ। आप क्या लिख देंगे? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, हैंस प्रूव्ड। अब जो हमने ऊपर स्टेटमेंट फर्स्ट में पढ़ी है उसी को दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया गया। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ये हमारी सेकंड, एंड ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, राइट, ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, इसमें आप क्या लिखेंगे कि एग्रीमेंट इज द प्राइमरी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। और आप इसमें क्या क्या लिखेंगे? एग्रीमेंट की डेफिनेशन, राइट, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, एग्जाम्पल दोगे, और साथ में लिखोगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं, कौन कौन सी फैक्टर्स होना ज़रूरी है, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम आगे पर्टिकुलरली इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड हमारी स्टेटमेंट है दैट इज ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगेन इसमें एग्रीमेंट की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, प्लस दिस लाइन यू हैव टू राइट, एन एग्रीमेंट does not imply a legal obligation on the parties to the agreement. मीन्स एक एग्रीमेंट जो है
वो पार्टीज के बीच में एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ क्रिएट नहीं करता। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करता है। और इसके रिगार्डिंग जो केस लॉ है वो हमारे पास दिया गया है बैल्फर वर्सेस बैल्फर। इसमें क्या होता है, बैल्फर, मिस्टर बैल्फर, वो श्रीलंका में उनकी जॉब है, और जो उनकी वाइफ है वो मिसेस बी, मतलब मिसेस बी, यहाँ पर मिसेस बैल्फर है, बैल्फर्स कास्ट, राइट। वो ब्रिटेन में रहती हैं, लेकिन क्योंकि वो ठीक फील नहीं कर रही थी इसलिए वो मिस्टर बी के साथ श्रीलंका, जहाँ पर उनकी जॉब है, वहाँ नहीं जा सकी। तो मिस्टर बी ने उन्हें प्रॉमिस किया कि वो £30 पर मंथ मिसेस बी को देंगे ताकि वो अपना खर्चा निकाल पाए। लेकिन बाद में मिस्टर बेल्फर जो थे, वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने £30 पर मंथ मिसेस बेल्फर को नहीं दिए। तो मिसेस बेल्फर ने केस फाइल कर दिया अगेंस्ट मिस्टर बेल्फर कि जो प्रॉमिस किया गया था वो फुलफिल नहीं हो पाया। तो इस केस के अंदर उनका केस वैलिड नहीं था। क्यों? बिकॉज़ जब ये प्रॉमिस हुआ कि मिस्टर बेल्फर मिसेस बेल्फर को £30 पर मंथ देंगे, इन दैट केस एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ नहीं था। मीन्स मिसेस बेल्फर की कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि वो मिस्टर बेल्फर के डिफ़ॉल्ट करने पर, प्रॉमिस तोड़ने पर कोई केस फाइल करेंगे। दैट इज़ व्हाई ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया। और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया, तो इस पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एप्लीकेबल नहीं था, एंड दिस केस लॉ वाज़ नॉट वैलिड, राइट। तो इस केस को आगे कोर्ट में नहीं लिया गया अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट। हालांकि अदर लॉज के अकॉर्डिंग वो वैलिड हो सकता है। नेक्स्ट आता है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करार करने के लिए, वैलिड बुलाने के लिए कौन कौन सी बातें होना जरूरी है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एग्रीमेंट का होना तो कंपलसरी है। एग्रीमेंट का होना तो कंपलसरी है। और एग्रीमेंट कैसे बनता है? प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस से। अब आप अपनी बुक में जब इसकी एक्सप्लेनेशन को रीड करेंगे तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, बिकॉज इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन यूज़ करी होंगी। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, दूसरा एसेंशियल क्या है? कॉम्पिटेंसी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। इस पे पूरा चैप्टर 5 है। तो मैं इस एक लाइन को, मतलब पूरा चैप्टर जिस लाइन पे बनाया गया है, मैं उसे एक पर्टिकुलर वीडियो में सारा कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो इस लाइन को हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, वो चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज मतलब जो भी एग्रीमेंट बनाया गया है, ए और बी दोनों सेम सेंस में उस बात को सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए जो है उसके पास 2 गाड़ियाँ हैं, राइट, एक ब्लू कलर की, एक ब्लैक कलर की। वो बेचना चाहता है ब्लू कलर की, और जो बी है उसने समझा वो ब्लैक कलर की बेचने वाला है, क्योंकि पता ही नहीं था कि कार कौन सी है, ब्लू या ब्लैक। उसने कहा कि मैंने कार बेचनी है, ए ने कहा मैंने कार बेचनी है। उसने ये नहीं बताया कि उसे कौन से कलर वाली कार बेचनी है, और बी ने दूसरे कलर वाली कार समझ ली। तो यहाँ पर फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज नहीं है। अभी आपको नहीं समझ आया, डोंट वरी, आप चैप्टर नंबर 6 में इसे स्टडी करेंगे, सो इट विल बी मोर क्लियर। चैप्टर नंबर 7 में आप पढ़ेंगे एक और एसेंशियल कंडीशन, दैट इज लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है वो वैलिड होना चाहिए लॉ की नज़रों में, राइट। फिफ्थ कंडीशन है एग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। दिस इज चैप्टर नंबर 8। राइटिंग एंड रजिस्टरिंग एग्रीमेंट्स, कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें राइटिंग करना, मतलब रजिस्टर करना कंपलसरी है। वो चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे। एंड सेवंथ मैं आपको भी समझाऊंगी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आप बना रहे हैं, जो भी उसमें एक्ट है, वो कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हो कि एक डेड बॉडी में जान डालनी है, आप ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इज इट पॉसिबल? द आंसर इज बिग नो। सो वो कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा, और वो कोई भी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस मतलब जो कि परफॉर्मेंस देने लायक हो, राइट। उसके बाद आपकी बुक में दिया गया है डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज योर होमवर्क। आई होप आपको वो समझ जरूर आ जाएगा। तो ये 7 एसेंशियल कंडीशंस हैं, ये आपको चैप्टर वाइज जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे वो आपको याद होती जाएंगी। ओके, सो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम यहीं तक रखते हैं। बाकी का जो पोर्शन रह गया है, काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अनवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, उसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 में कवर करेंगे। अगर आपको ये प्रॉपरली समझ आया, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।